नमस्कार। आज हम एक ऐसे बदलाव की कहानी पर गौर करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शासक बन बैठी। एक ऐसा सफर जो व्यापार से शुरू होकर एक विशाल साम्राज्य पर जाकर खत्म हुआ। तो ये टाइमलाइन देखिए, लगभग 250 साल की कहानी। 250 साल सोचकर ही अजीब लगता है ना, कि एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो एक पूरे साम्राज्य की मालिक बन बैठी। चलिए, इस सफर के हर पड़ाव को जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी जंग से नहीं, बल्कि एक बिजनेस प्लान से होती है। तो कहानी का मेन प्लेयर कौन था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए, जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, कंपनी को मिला था एक रॉयल चार्टर, मतलब व्यापार करने का एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस, राज करने का नहीं। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। और शुरुआत में तो उनका मकसद भी यही था, बिल्कुल सीधा साधा, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, इलाका नहीं चाहिए, बस व्यापार चाहिए। जैसे 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचे थे, तो बस एक ही मकसद था, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाजत मिल जाए। और इजाजत मिली भी। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, इन जगहों पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाईं। पर ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं थीं। एक तरह से ये आने वाले साम्राज्य की नींव के पत्थर थे, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहे थे। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अब तक जो तराजू सिर्फ व्यापार का वजन तौल रहा था, वो धीरे धीरे सत्ता की तरफ झुकने लगा। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। सिर्फ 7 साल के अंदर खेल कैसे पलट गया। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जिसने बंगाल में अंग्रेजों का असर बनाया। लेकिन 1764 में बक्सर की लड़ाई ने उन्हें असर नहीं, असली ताकत दे दी। यह एक बहुत बड़ा, मतलब गेम चेंजिंग मोमेंट था। तो पॉइंट ये है कि बक्सर के बाद कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, उन्हें दीवानी मिल गई। अब ये दीवानी क्या है? आसान भाषा में कहें तो टैक्स वसूलने का अधिकार। मतलब अब वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के असली बॉस बन गए थे। और यहीं से भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो एक बार जब उन्हें ये पावर मिल गई, तो कंपनी ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से और कभी-कभी जबरदस्ती से भी अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। उनकी दो सबसे बड़ी चालें थीं ये। पहली, सहायक संधि, मतलब भारतीय राजाओं से कहा जाता कि हमारी सेना रखो और उसका खर्चा भी तुम्हें उठाओ। और दूसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधा कंपनी का हो जाएगा। एक तरफ से जेब काटो, दूसरी तरफ से राज ही हड़प लो। और ये नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं थीं, इनके पीछे थी फौज की ताकत। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान से लड़े, मराठों को हराया, सिखों को हराया। एक एक करके भारत की बड़ी बड़ी ताकतें खत्म होती गईं। लेकिन ये जो सत्ता का नशा था, ये जो शोषण था, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। और नतीजा, एक ऐसा विद्रोह जिसने कंपनी राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कंपनी का लगभग 100 साल का राज खत्म हो गया? वजह कोई एक नहीं थी। सोचिए, हर तरफ से शोषण हो रहा था, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, लोगों के धर्म और समाज में दखल दिया जा रहा था। और ऊपर से भारतीय शासकों की आपसी फूट और कमजोरी, सब कुछ मिलकर एक विस्फोटक माहौल तैयार हो गया था। और वो विस्फोट हुआ 1857 में। भले ही अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन एक बात साफ हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अब और नहीं चल सकता। उनकी नींव पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो जब कंपनी का खेल खत्म हुआ, तो मैदान में सीधे उतरी ब्रिटिश सरकार। और ये हुआ इस कानून के जरिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान कि अब भारत पर किसी कंपनी का नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटेन की महारानी का राज होगा। यहीं से ब्रिटिश राज की ऑफिशियल शुरुआत हुई। और बदलाव भी बड़े हुए। गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधा क्राउन को रिपोर्ट करता था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। मतलब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही बदल डाला गया, ताकि कंट्रोल सीधा लंदन के हाथ में रहे। और ये सब हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर कैसे एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप की मालिक बन बैठी।
ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कॉमर्स से क्राउन तक का एक ऐसा सफर है जो आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है।